की क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो बहुत लोगों का टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊं मैं। सबसे पहले दिमाग में आप लोगों को घूम रहा होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या है, पावर शेयरिंग क्या है। तो पावर मतलब ताकत, अपनी ताकत को बांटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आपने सुना होगा कि देश में मुख्यमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, और सबसे नीचे से स्टार्ट करें तो विधायक भी होता है, जिसको एमएलए बोलते हैं, एमपी होता है। तो ये सब की जरूरत क्यों है आखिर में, ये सारा का सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। घर में जिस तरीके से देखो कि अगर चलो ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन सबको ही है आपके फैमिली के अंदर में, लेकिन अगर मम्मी को ही सारा काम करना पड़े, एग्जाम्पल्स के लिए खाना बनाना पड़े, खाना खिलाना पड़े, और खाना कहाँ से आएगा, खरीद करके भी मम्मी लाए, और उस खरीदने के लिए पैसे का भी इंतजाम मम्मी ही करे, आपको ट्यूशन स्कूल ना भेजे, ट्यूशन स्कूल भेजने के से वो भी उसका भी काम मम्मी ही करवाए, तो थोड़ा सा भेदभाव तो हो जाएगा ना पापा मम्मी में, भाई बहन में, कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, मैं क्या स्पेशल हूं। चाहे भाई बहन में भी होता है। तो यही सारा कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के माध्यम से कि आखिर में क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। तो सत्ता की साझेदारी में पहला है हमारा राजनीतिक शास्त्र, जिसमें क्या है कि इस चैप्टर के अंदर में हमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम एक क्या है, यूरोप है, यूरोप वहाँ का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी कम छोटा है, यानी कि यहाँ की क्षेत्रफल बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है यहाँ पे। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। सोचो कि यहाँ पे हमारे पास इसकी आबादी जो है, यानी कि हम जनसंख्या है 1 करोड़ से भी कम है, तो कितना छोटा सा देश होगा। 59 अब क्या है, इसमें जो यहाँ लोग रहते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया में भी क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। कोई बिहार से बिलोंग करता है तो भोजपुरी बोलता है, केरल से बिलोंग करता है तो केरला बोलता है, बंगाल से बिलोंग करता है तो बंगाली बोलता है। इस तरीके से अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से लोग बोलते हैं। जैसे कि 59% लोग फेल्मिस इलाके में रहते थे। वहाँ पे एक जगह है फेल्मिस, जहाँ पे क्या करते थे, लोग रहते थे 59% जो कि इलाके में रहते थे, और वह डच बोलते थे, यानी कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो डच भाषा बोलते थे। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, जगह है जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ के लोग फ्रेंच बोलते थे, यानी डच और फ्रेंच बोलते थे। और बाकी के जो 1% हैं वो लोग जर्मन बोलते थे, यानी कि बेल्जियम में 59% फेल्मिस में रहते थे जो कि डच बोलते थे, और 40% बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे जो कि क्या फ्रेंच बोलते थे। 1% लोग जर्मन बोलते थे। और बेल्जियम का जो राजधानी था वो ब्रुसेल्स था। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी था, जहां उस राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे वहां पे। टोटल मिला के 100% यहाँ पे हो गए। अब हम बात करते हैं कि 1950 यानी कि 1950 से 1960 के दशक में बहुत तनावपूर्ण युद्ध रहा, क्योंकि आपको पता है कि एक ही जगह पे 59% लोग, जिसकी ज़्यादा बहुमत होगा वो ज़्यादा अपना रोब जमाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा पावर दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि डच बोलने वाले में और फ्रेंच बोलने वाले में आपस में मुठभेड़ पैदा हुआ, तनाव पैदा हो गया। डच वाले चाहते थे कि मैं अपनी चलाऊं, फ्रेंच वाले चाहते हैं मैं अपनी चलाऊं, लेकिन और उसका जो इफेक्ट दिखा वो ब्रुसेल्स पे दिखा, क्योंकि जो ज़्यादा ताकतवर होता वो ब्रुसेल्स पे कब्जा कर लेता। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, पहले पढ़े थे बेल्जियम के बारे में, अब पढ़ रहे हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में आइए पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, तो श्रीलंका तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तमिलनाडु के पास है।
इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जो हरियाणा राज्य के बराबर है। इसका जो जनसंख्या है, वहाँ पे लोगों का जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या है वो 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा राज्य के बराबर है। अब श्रीलंका में की बात करते हैं इंटरनल, तो वहाँ पे सीली लोग जो है 74% है, वहाँ पे सीली लोग 74% है, जबकि तमिल लोग 18% है। वहीं पे ईसाई लोग 7% है, यानी कि ये तीनों मिलकर के अंदर वहाँ पे है। उसके बाद में क्या है कि जो सीली लोग थे वहाँ पे बौद्ध को मानते थे ज़्यादा, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे, बौद्ध थे नहीं लेकिन बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे ये लोग। उसके बाद में तमिल में 18% में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तो वो लोग जो बाहर से आए हुए थे और एक जो मूल निवासी, मतलब जो वहीं के प्रॉपर थे। जो मूल निवासी और बाहर के लोग आए हुए थे वो दोनों हिंदू और मुस्लिम थे वहाँ पे, ना कोई हिंदू था और ना ही कोई मुस्लिम था, दोनों मिक्स थे वहाँ पे, दोनों लोग रहते थे वहाँ पे। वही जो ईसाई थे, जो 7% ईसाई थे, वो दोनों भाषा बोलते थे, सीली बोलते थे और तमिली भाषा बोलते थे। यानी कि ये पूरा का पूरा श्रीलंका का था। और अभी हमने बेल्जियम का पढ़ा। अब किस तरीके से तनावपूर्ण हुआ दोनों के बीच में, अब आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद का। पहले ही बताया था हमने कि श्रीलंका में ज़्यादातर लोग 74% लोग सीली लोग रहते थे वहाँ पे। कितने परसेंट? 74%। तो पहले ही बताया था कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगा उसका दबदबा ज़्यादा होगा। चाहे क्लास में भी देख लो आप लोग, अगर आप लोग 10 लोगों की ग्रुप है, किसी की 2 लोग की ग्रुप है, तो बस मिनट नहीं लगाते उसे पिटने में। ऐसा ही यहाँ पे था। 74% लोग सीली लोग रखते थे और इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने फाइनली अपना जो बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में जो था, इनकी जो ताकत थी 74% का फायदा उठाया और इन्हें वाकई में फायदा मिला। तो आइए देखते हैं कैसे फायदा मिला इन्हें। तो सबसे पहले श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद थे, 74% थे। उसके बाद में 48 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जिस तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसी तरीके से 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीली प्रमुख ने क्या कर दिया? अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सीली प्रमुख के प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जो सीली के 74% लोग थे वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। फिर 1956 में एक कानून बना, यानी प्रभु जमाना चाहते थे, उन्होंने फाइट किया और 1956 में एक कानून बना, जिस कानून के अंदर सीली को राजभाषा बना दिया गया। यानी कानून बना जिस कानून के अंदर सीली के जो भाषा थे उस भाषा को राजभाषा बना दिया गया वहाँ का। फिर नौकरी और विश्वविद्यालय में प्राथमिकता मिली, यानी फाइट किया उन्होंने, तो जितने भी कंपनियां थे, जितने भी नौकरी थे, सरकारी गैर सरकारी जितने भी नौकरियां थी, चाहे कॉलेज हो स्कूल हो, सब में उनको प्राथमिकता मिला। किसको? सीली लोगों को। फिर क्या हुआ? लेकिन वहीं पे सीली के बाद भी हमारे पास क्या है, तमिल के लोग भी रहते थे वहां पे। तो तमिल के लोग, सिंपल सी बात है कि जब इनको सारा का सारा सुविधा मिला तो तमिल के अंदर आक्रोश तो पैदा होगा ही कि हमें क्यों नहीं मिला। और उन्हें क्या कर दिया गया? नौकरी को, विश्वविद्यालय प्राथमिकता मिली। फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म जो थे उनको भी संरक्षण और बढ़ावा मिला। क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि पहले ही बताते थे कि ये बौद्ध धर्म को लोग मानते थे, बौद्ध थे नहीं, बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए उनको संरक्षण और बढ़ावा मिला। फिर क्या हुआ कि तमिल की सोच, जब ये सारा कुछ इनके साथ होना शुरू हो गया, श्रीलंका में इसके सीली के साथ होना शुरू हो गया, तो श्रीलंका ये जो थे तमिल वाले लोग, आक्रोश आ गए इनके अंदर। फिर उन्होंने आक्रोश और भेदभाव आया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कॉलेजों में, हमें विश्वविद्यालय में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही, हमें स्कूलों में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही, हमें नौकरी में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही, हमारा भाषा भी राज्य भाषा होना चाहिए। ऐसा इनके अंदर बहुत सारे सोच आ गए। इन्होंने राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, यानी कि इनको ऐसा लगा कि जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं, जितने भी हैं राइट्स हैं, इनको उनसे वंचित, मतलब उस दायरे में नहीं रखा जा रहा है। फिर क्या हुआ? इन्होंने संघर्ष किया। किसने? तमिल के लोग जो थे वहां पे संघर्ष किया। संघर्ष किस क्षेत्र में किया, कैसे किया, उसकी बात कर रहे हैं। तो शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष किया कि हमें भी विश्वविद्यालय में प्राथमिकता दी जाए, हमारा भी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, रोजगार हमें भी प्राथमिकता दी जाए, हम भी नौकरी हमें भी मिलना चाहिए। उसके बाद में तमिल के
राज्य भाषा बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले किसीली को राज्य भाषा बनाया गया, तो इन्होंने बोला कि तमिल को भी राज्य भाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग किया गया कि जो हमारे क्षेत्रीय स्वायत्तता है, जो हमारी राजनीति, जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जाए। तो फाइनली उन्होंने ये सब मांग की। ये थर्ड पॉइंट है। अभी फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। उन्होंने एक कानून बनाया, उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर फिर उन्होंने फाइट करना शुरू किया। पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट।